जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास में हम संज्ञा के बारे में बात करने वाले हैं। संज्ञा की जो सारी बुनियादी अवधारणाएं हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद क्या होते हैं, संज्ञाओं की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा में जो एक कंफ्यूजन रहता है आपके दिमाग में, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, इन सब मुद्दों पे आज की क्लास में हम बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करेंगे। और इस क्लास का एक दूसरा सेक्शन भी होगा जिसमें जब मैं कल आपके बीच आऊंगा तो संज्ञा से संबंधित जितनी भी बुनियादी अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं को हम समझेंगे। और कल की क्लास में, कल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो संज्ञा से संबंधित जितने भी जरूरी एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। छोटा सा वो सेगमेंट होगा क्लासरूम का, 10 से 15 मिनट में मैं आपके एमसीक्यू टेस्ट भी लूंगा, पूछूंगा आपसे, सवाल होंगे और आप जवाब देंगे। तो हम तैयार हैं, व्याकरण सिलेबस में है आपके, और इस पूरे व्याकरण सीरीज को हम बहुत दिलचस्प, रोचक और रोमांचक ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप सबका स्वागत है व्याकरण की इस पूरी सीरीज में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा एवं भेद। सामान्य तौर पे संज्ञा ना को हम अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। संज्ञा की जो मोटे तौर पे समझना है तो दुनिया में कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, उसका कुछ ना कुछ नाम तो है ना। कोई एहसास है, उसका भी नाम है। जैसे आपके मन में गुस्सा आया, एक एहसास है लेकिन उसका नाम है गुस्सा। आपको किसी पे प्यार आया, वो एक एहसास है लेकिन उसका नाम है प्यार। कोई नदी है, कोई सामान है, कोई लड़का है। तो दुनिया में कोई भी नाम, उस सभी नाम को आप नाउन या संज्ञा कह सकते हैं। मोटे तौर पे आपको यह समझना है कि कोई भी नाम इस दुनिया में जो भी है वह सब संज्ञा की सीमा के अंतर्गत आता है। अब इसकी परिभाषा क्या है? व्याकरण की दुनिया में किसी भी प्रकार के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, लेकिन किताबों में क्या परिभाषा मिलती है पहले उसको भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। किताबों में आपको परिभाषा मिलेगी कि संज्ञा उस विकारी का अर्थ होता है बदलने वाला, बदलने वाले को भी हम तोड़ करके समझेंगे। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का पता चलता है। अब इस परिभाषा में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, एक है विकारी और एक है विशेष वस्तु। इन दोनों को हम थोड़ा और सरलीकृत करते हुए, थोड़ा और आसान बनाते हुए इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब विकारी शब्द क्या है? विकारी का अर्थ होता है जिसमें स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो। जैसे वह लड़का बहुत प्यारा है, ठीक है, लड़का एक शब्द है, यह संज्ञा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वहां लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। अब लड़का परिस्थिति के अनुसार क्या हो गया? लड़के हो गया, क्योंकि वहां बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं। उन लड़कों को बुलाओ, अब यह लड़का लड़कों हो गया, संबोधन जुट गया। तो इसमें परिवर्तन हो रहा है, वह बूढ़ा आदमी है, ठीक है, एक शब्द है बूढ़ा। फिर हम कहते हैं उनको देख करके लगता है कि बुढ़ापा सबको आएगी। वह बूढ़ा बदल गया, बुढ़ापा हो गया, लड़का बदलकर लड़के हो गए, लड़कों हो गया। ये जो विकारी शब्द है, जो परिस्थिति के हिसाब से जिसमें बदलाव आता है कहने, बोलने और समझने में, इसी को हम विकारी कहते हैं। आई बात समझ में? सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि आपके पास जो भी चीज है, आपके आसपास जो भी चीजें दिखाई दे रही है, जानवर हो, इंसान हो, नदी हो, तालाब हो, क्लासरूम हो, कॉलेज हो, कुछ ना कुछ नाम है सबका। डेस्क है, डेस्क का नाम है, स्मार्ट पैनल है, नाम है। इन सबको हम संज्ञा कहते हैं। अब एक मैंने कहा था कि विशेष वस्तु, विशेष वस्तु से क्या होता है, सामान्यतः हम किसी नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव वस्तु के बारे में समझ लेते हैं कि कोई निर्जीव वस्तु होगी। ऐसा नहीं है। विशेष वस्तु को अगर हम थोड़ा विस्तृत अर्थ दें तो इनको हम तीन रूपों में जान सकते हैं कि ये विशेष वस्तुएं क्या होती है। पहला, कोई लिविंग बीइंग, जीवित प्राणी, कोई जानवर है, कोई पशु पक्षी है, मनुष्य है, कीड़े मकोड़े हैं, कुछ भी है, ये सब जीव जंतु हैं, ये सारे इनके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि शेर हो गया, राम हो गया, चिड़िया हो गया, विशेष वस्तु में ये लिविंग थिंग आते हैं। पदार्थ यानी कि मटेरियल या ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि पानी, सोना, किताब, लकड़ी, कपड़ा, जूते, है ना, पेन, ये सब इसमें धातुएं, द्रव्य और ठोस वस्तुएं आती हैं। तीसरी बात इसमें क्या आती है, वह है क्वालिटीज, धर्म या गुण, ठीक है।
अच्छाई, ठंडक, गुस्सा, प्रेम, ईर्ष्या। तो जो भी इमोशन है, जैसा कि शुरू में मैंने ये कह दिया कि जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हमारे सामने है और जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ नाम तो है। ठीक है, इन सभी नामों को हम सम्मिलित रूप से संज्ञा कहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। आगे बात समझ में? तो सामान्यतः कोई भी नाम, कोई भी एहसास, ठीक है, उसको हम सबको सम्मिलित रूप से संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद पे आते हैं। संज्ञा के मूलतः 5 भेद हैं। हालांकि विद्वानों में इसको लेकर असहमति है, कुछ लोगों ने 3 भेद बताए हैं। हमें सरल ढंग से अगर समझना है तो हम ये जानते हैं कि संज्ञा को, आधुनिक हिंदी व्याकरण में संज्ञा को समझने के लिए मुख्यतः 5 भेदों के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। ठीक है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या लिखा है यहाँ पे? अंग्रेजी में क्या लिखा है? दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट, चौथा कलेक्टिव नाउन और पांचवा जिसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब एक एक करके इन सब के बारे में, इनके लक्षणों के बारे में हम जानेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह प्रॉपर नाउन है या व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम कैसे समझेंगे कि यह जातिवाचक है, हम कैसे समझेंगे कि यह समूहवाचक है। कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है। उन सब चीजों को एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, अब इसको एक इंप्रेसिव लाइन के तहत मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि जब नाम एकदम पक्का और इकलौता हो, ठीक है, एकदम कुछ फिक्स हो, तो वह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम नदी कहते हैं तो नदियां बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं गंगा नदी, हमने तय कर दिया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, आई बात समझ में? जैसे ही हम कहते हैं यमुना नदी, तो हमने तय कर दिया कि हम यमुना के बारे में बात कर रहे हैं। जानवर बहुत सारे हैं, बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन जैसे हमने कहा शेर, हमने तय कर दिया कि ये शेर है। वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि जिस शब्द से किसी एक ही विशेष वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये फ्लो चार्ट देखें, नदी, कोई भी नदी हो सकती है। नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, बहुत सारी नदियां। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं गंगा, तो एकमात्र गंगा नदी का बोध हमें होता है। तो यह क्या है? यह प्रॉपर नाउन है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, देखें, यह शब्द किसी सामान्य समूह को नहीं दर्शाता है, समूह को नहीं दर्शाएगा, बल्कि केवल उसी एक विशेष पहचान को इंगित करता है जो अपनी तरह का केवल एक ही है। गंगा अपने आप में केवल एक है। पहाड़ बहुत सारे हैं, पर हिमालय एक है, विंध्याचल एक है। तो विंध्याचल पर्वत क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो हिमालय पर्वत क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर सिर्फ हम पहाड़ कहते हैं तो यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इस पहाड़ जाति के अंतर्गत बहुत सारे पहाड़ शामिल हो सकते हैं। ये बुनियादी चीज है जिसे हमको और आपको समझने की जरूरत है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण मैंने इस चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर व्यक्तियों के नाम पे आप देखें, ठीक है, व्यक्तियों के नाम पर आधारित कोई भी नाम, आप में से बहुत सारे बच्चों के नाम है श्याम, हरि। दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम भी, दिशाएं बहुत सारी हैं, 10 दिशाओं की बात होती है। लेकिन जैसे हम कहते हैं उत्तर दिशा, तो हमने फिक्स कर दिया, हमने तय कर दिया, यह निश्चित हो गया कि यह उत्तर दिशा ही है। यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, देश बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं हिंदुस्तान या जैसे ही हम कहते हैं भारत, तो उससे सिर्फ एक देश का बोध होता है। तो ये भारत, जापान देशों के समुद्रों और नदियों के नाम, ठीक है, काला सागर, भूमध्य सागर, पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। जैसे ही आपको यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस शब्द से किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बात समझ में स्पष्ट है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मजा आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? अरे वाह यार, इतने खुश हो जाते हैं आप लोग जब हंस हंस के यस सर कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने सारा ज्ञान जो है वो पी लिया एकदम से। चलें आगे बढ़ें। चलिए, और भी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं भाग 2 में, जो चार्ट पे मैंने लिखा है कि नगरों, चौकों, सड़कों आदि के नाम,
पुस्तकों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, दिन और महीनों के नाम, त्योहार और उत्सवों के नाम। जैसे होली है, ठीक है, तो होली कहने से तय है कि होली में क्या होता है, होली का अपना एक पूरा दृश्य आपके सामने उभर आता है। तो यह भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम जातिवाचक संज्ञा की तरफ। ठीक है, पूरी बिरादरी या क्लास की बात। ठीक है, एक पूरा एक खास तरह की बिरादरी का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, एक खास तरह का काम करने वाले लोग। जैसे हम कहते हैं विद्यार्थी, तो विद्यार्थी क्या है, एक जाति है, एक खास तरह की जाति जो जिसका काम है पढ़ना और लिखना। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का सामान्य बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा किसी एक व्यक्ति या वस्तु विशेष को न दर्शाकर उस पूरी श्रेणी को दर्शाती है। अब शिक्षक, टीचर, आई बात समझ में, टीचर क्या है, एक पूरी बिरादरी है। वकील क्या है, पूरी की पूरी बिरादरी है। ठीक है, सैनिक पूरी की पूरी बिरादरी है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं सेना, वह एक समूहवाचक संज्ञा है, कलेक्टिव हो गया। सैनिक एक व्यक्ति भी जो सेना में है, एक व्यक्ति जिसे आप सैनिक कहते हैं, वह जातिवाचक संज्ञा है, पूरी सैनिक बिरादरी को वह सूचित कर रहा है। लेकिन जब आप कहते हैं सेना, ठीक है, तो उसे समूह का बोध होता है। जैसे आप कहते हैं सैनिक आ रहा है, सेनाएं आ रही हैं। ठीक है, सेनाओं से समूह का बोध होता है, सैनिक से जातिवाचक का बोध होता है। ये छोटी छोटी चीजें जिसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। भेद देखें, मनुष्य कहने से संसार के सभी इंसानों का बोध हो जाता है। दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं वो सब जातिवाचक। घर कहने से सभी प्रकार के मकान और घरों का संकेत इसमें मिल जाता है, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ कहने से, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले उदाहरण में बताया, पहाड़ कहने से दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं सबके बारे में आपको पता चल जाता है कि दुनिया भर के सभी पहाड़ों को हमने संबोधित किया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं हिमालय, उससे सिर्फ एक पहाड़ का बोध होता है और वह क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नदी कहने से संपूर्ण बहने वाले नदियों की प्रजाति का बोध हो जाता है। तो सीधी बात यह है कि एक ही प्रकार की वस्तुओं, ठीक है, या व्यक्तियों का बोध, बहुत सारे व्यक्ति जो एक ही तरह से काम करते हैं, उनको हम जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के मुख्य क्षेत्र क्या हैं, पशु पक्षियों के नाम, ठीक है, सब जाति में आएगा, घोड़ा, गाय, तोता, मैना। वस्तुओं के नाम, मकान, कुर्सी, कलम, घड़ी, कई तरह की घड़ियां हैं, तो एक घड़ी से पूरी जाति का बोध हो जाता है। डिजिटल घड़ी है, एनालॉग घड़ी है। ठीक है, आई बात समझ में ना, दीवाल घड़ी है। वैसे ही प्राकृतिक तत्वों के नाम, तूफान, वर्षा, भूकंप, इन सबको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसे आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि बच्चा बहुत सुंदर है, तो बच्चा तो सुंदर है, बच्चे को तो आप छू सकते हैं, लेकिन सुंदरता को छू सकते हैं क्या आप उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आपको गुस्सा आता है किसी बात पे, आप कहें कि कहाँ है मेरा गुस्सा, मैं उसे छूना चाहता हूं, आप नहीं छू पाएंगे, आप उसकी इंटेंसिटी को महसूस कर पाएंगे। तो भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का पता चलता है अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि यह हमारे मन के अमूर्त भाव या इंटेंजिबल, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब किसी पे प्यार आ रहा है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी से ईर्ष्या हो रही है, किसी पे दुलार आ रहा है, तो ये इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ इमोशन है, इसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इनका कोई भौतिक आकार नहीं होता है। अब माँ की ममता है, ठीक है, माँ बहुत प्यार करती है बच्चों से, उस ममता का कोई आकार नहीं है, वो एक डीप इमोशन है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो जो महसूस करने वाली चीजें हैं, जो गुण है या धर्म है, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखें, पानी में रहने वाली शीतलता, ठीक है, ठंडक, ठंडक एक एहसास है, पानी छुआ ठंडा लगा, गर्म पानी छुआ गर्म लगा, एहसास हुआ आपको। तो जो एहसास हैं, उन एहसासों को जिन्हें हम देख नहीं सकते, अब गर्मी हो रही है, मान लो कह रहे बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी दिखाई तो नहीं दे रही है लेकिन गर्मी महसूस हो रही है। आप उन्हें ठंड लग रही है, ठंड दिखाई तो नहीं दे रही है लेकिन ठंड महसूस हो रही है। तो जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिठाई आप खाते हैं तो आपको मिठास, मीठा लगता है,
तो मीठा महसूस करते हैं ना आप, देख तो नहीं सकते कि मीठा कहाँ है, लाओ मीठा कहाँ है, मिठास कहाँ है। तो जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और चौथा आता है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव। इससे आपको समूह का या भीड़ का या कुछ कलेक्टिव संख्याओं का बोध होता है। ठीक है, साफ साफ लिखा है कि जिस संज्ञा शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के एकत्रित समूह, ग्रुप या समुदाय का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सभा चल रही है, समूहवाचक संज्ञा है। दल, कोई दल है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, समूहवाचक संज्ञा है। कोई गिरोह है, वह समूहवाचक संज्ञा है। सेना, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, सेना क्या है, समूहवाचक संज्ञा। लेकिन सैनिक जातिवाचक संज्ञा है। आई बात समझ में? एक सैनिक भी खड़ा होकर के पूरी जाति का पता दे सकता है, जैसे एक विद्यार्थी भी खड़ा होकर के पूरी विद्यार्थी जाति का पता दे सकता है। लेकिन क्लासरूम जो है जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ बैठे हैं, वह क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज ए क्लासरूम, दैट्स ऑल। तो वह क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, गुच्छा, कुंज, मंडल, घौद, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो आपको समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती है। इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग कहते हैं नापो तौलो, जिसे नापा या तौला जा सकता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिसे गिना नहीं जा सकता, सिर्फ मापा या तौला जा सकता है, जैसे कि तेल, चीनी, है ना, आटा, चावल को के दानों को आप कितना गिन पाओगे? लोहा, सोना, चांदी, ये ठोस पदार्थ हो गए। तरल पदार्थों में क्या है, दूध, पानी, तेल, तेजाब, इन सबको आप नाप तौल सकते हैं, लीटर में, किलो में। ठीक है, इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञा के कुल 5 भेद थे जिन्हें हमने जानने और समझने की कोशिश की। अब संज्ञा के दौरान कंफ्यूजिंग जो सवाल होते हैं वो समूहवाचक और जातिवाचक के होते हैं। या फिर सवाल क्या आते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाइए, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाइए, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाइए, इस तरह के, या संज्ञा की पहचान करिए कि इसमें कौन सी संज्ञा है। इस तरह के सवालों के जवाब के लिए कल मैं MCQ लेके आऊंगा आपकी क्लास में। शुरू में ही हम कोई 15, 20, 25 MCQ सॉल्व करेंगे, आपसे जवाब मैं मांगूंगा और जो लोग सबसे ज्यादा जवाब देंगे उनको हम चॉकलेट देंगे। ठीक है ना, तैयार हैं आप लोग चॉकलेट खाने के लिए? अब आखिरी इस क्लासरूम का पड़ाव कि जो सबसे कंफ्यूजिंग चीज है वह है जातिवाचक और समूहवाचक। इसको हमें कैसे समझना है? ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, एक अकेले का नियम, जातिवाचक संज्ञा उस प्रजाति या बिरादरी के किसी भी एक सदस्य के लिए अकेले इस्तेमाल हो सकता है। जैसे पेड़ पर बैठा तोता एक जाति है, पूरी बिरादरी। लेकिन बहुत सारे तोते जब झुंड में बैठ जाएं तो वह क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। एक सैनिक पूरी सेना जाति का आभास करा रहा है, लेकिन बहुत सारे सैनिक जब एक साथ बैठ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, समूहवाचक संज्ञा कभी भी अकेले के लिए नहीं आ सकती। इसके लिए बहुत सारी चीजों या लोगों का एक जगह इकट्ठा होना आवश्यक है, झुंड या समूह। ठीक है, जातिवाचक यानी उस जैसा कोई भी एक तोता, बहुत सारे तोते हैं, कोई एक तोता पूरी जाति का विरोध वो कर देगा। पशु पक्षी हैं, कोई एक पशु, ठीक है, बहुत सारे पूरी जाति का बोध करा देगा। लेकिन समूहवाचक संज्ञा जब सब मिलकर बने एक, जहां बहुत सारे उसी जाति के लोग इकट्ठे हो जाएं तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, उदाहरण देखें, तोता वर्सेस झुंड। एक तोता बैठा है ना, तो भी वह तोता ही है, लेकिन वह क्या है, जातिवाचक। बहुत सारे पक्षी एक साथ उड़ रहे हैं तो उसे हम झुंड कहते हैं, उसमें तोता भी शामिल है, लेकिन वह क्या है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, सैनिक वर्सेस सेना तो मैं 2 बार आपको बता चुका हूं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चाबी वर्सेस गुच्छा। जेब में रखी एक अकेली चाबी, एक की क्या है, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन चाबियों का गुच्छा एक में वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। इसके बाद क्या लिखा है मैंने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज की इस क्लास में
संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा, उसके भेदों और उसकी पहचान के तरीकों के बारे में बात की। अगली क्लास में मैं एमसीक्यू आपसे पूछूंगा, 21 सवाल होंगे, आप सबको उसका जवाब देना होगा। तो आज जो मैंने पढ़ाया है इसे ठीक से पढ़कर और समझ कर आइएगा, ताकि अगली क्लास में जैसे ही आपसे सवाल पूछा जाए आप फट से उत्तर दें और चॉकलेट आप जीत लें। आई बात समझ में?